ठीक है, स्टार्ट करते हैं। टुडे विल बी स्टार्टिंग विद काइनेमेटिक्स। ठीक है, काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसमें हम वी स्टडी अबाउट मोशन। ठीक है, सो इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स वेयर वी स्टडी ऑफ मोशन। ठीक है, विदाउट द कॉजेज ऑफ मोशन। ये जो कॉजेज है दिस कम्स अंडर डायनेमिक्स, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के नाम से जानते हैं उस चैप्टर को। ठीक है, एनएलएम डायनेमिक्स, उसको डायनेमिक्स में पढ़ते हैं। अभी हम काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, काइनेमेटिक्स में जनरली जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम पॉइंट मास ट्रीट करते हैं और पार्टिकल ट्रीट करते हैं। टू स्टडी द मोशन देखो, दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक होता है पॉइंट मास और पार्टिकल। फॉर मैथमेटिकल पर्पसेस की बात कर रहा हूँ। दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक होता है पॉइंट मास एंड एक होता है रिजिड ऑब्जेक्ट। जिसमें मास डिस्ट्रीब्यूटेड होता है उसको रिजिड ऑब्जेक्ट बोलते हैं। रिजिड ऑब्जेक्ट कोई ऐसा है। ठीक है, अब इसके सपोज एक रिजिड ऑब्जेक्ट है जिसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसके एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा हूँ, है ना। तो इसका ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है, तो इसके स्टडी में इसके ओरिएंटेशन से फर्क पड़ता है। समझ में आ रहा है? इसके मोशन की स्टडी में अगर मान लेते हैं ये भी एक रिजिड ऑब्जेक्ट है, अब ये यहाँ से घूमते हुए जा रहा है, तो इसके मोशन में इसका ये वाला घूमना भी उससे भी फर्क पड़ रहा है, तो इसके ओरिएंटेशन से फर्क पड़ रहा है। इसका मतलब इसका साइज क्या हो गया, सिग्निफिकेंट हो गया। क्लियर है? तो उस केस में इस ऑब्जेक्ट को रिजिड बॉडी बोलते हैं, उसको हम पॉइंट मास नहीं मान सकते। ठीक है, अब यही एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैं यहाँ से यहाँ लेके जाऊँ, काफ़ी दूर तक ऐसे स्ट्रेट लाइन मोशन करूँ, और उस मोशन में मैं स्टडी कर रहा हूँ कि इसकी स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, ये सब स्टडी कर रहा हूँ। उन केसेज में इसको मैं एक पॉइंट मास ट्रीट कर सकता हूँ, इसके ओरिएंटेशन से फर्क नहीं पड़ रहा। समझ में आ रहा है? तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन। अगर कॉन्टेक्स्ट में किसी ऑब्जेक्ट के साइज इनसिग्निफिकेंट है, पॉइंट मास मतलब क्या है, इसका साइज क्या हो जाएगा, साइज इज इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, पॉइंट मास मतलब क्या है, साइज इज इनसिग्निफिकेंट, या फिर साइज इज टू स्मॉल। किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस कवर्ड। वैसे केसेस में ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, पॉइंट मास की लिखते रहो साथ में। डिस्टेंस कवर्ड से बहुत छोटा है साइज, उस केस में उसको क्या कर लिया, पॉइंट मास डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, काइनेमेटिक्स में वी स्टडी द मोशन ऑफ पॉइंट मासेस ओनली। ठीक है, हम पॉइंट मास को ही स्टडी कर रहे हैं अभी फिलहाल। कार लिखा है तो भी पॉइंट मास मानना है। कुछ जगह पॉइंट मास जब डायनेमिक्स में आएंगे तब बताऊंगा कब नहीं मानना है। यहाँ तक क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, चलो नहीं बाकी था, लिख लिया, जल्दी जल्दी लिखो, स्लो पीपल। चले आगे। अब सपोज क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड अ पॉइंट मास। है ना, कुछ लोग जो फाउंडेशन से होंगे उनको याद होगा इस टाइप की चीज़ें, हमने पहले भी कर रखी हैं, है ना। वी स्टार्ट वेयर वी लेफ्ट ऑफ। तो नहीं याद है, थोड़ा थोड़ा याद। ठीक है, तो पहला है अ ट्रेन कैरेज
मूविंग विदाउट जर्क बिटवीन टू स्टेशंस। ठीक है, एक ट्रेन है जो जा रहा है दो स्टेशन के बीच में। दो स्टेशन के बीच में डिस्टेंस थोड़ा लंबा होता है, ट्रेन बहुत बड़ा है मान लिया, बट स्टिल दो स्टेशन के बीच में क्या हो रहा है, डिस्टेंस उससे भी बहुत बड़ा है, एंड देर इज नो जर्क, सो उसका साइज में ओरिएंटेशन कुछ चेंज नहीं हो रहा, ये मैंने बोला थ्रू आउट द मोशन। तो कैन वी कंसिडर दिस अ पॉइंट मास? यस, वी कैन डू दैट। ठीक है, अ मंकी सिटिंग ऑन अ मैन, ये याद होगा, राइडिंग बाइसिकल in a smoothly in a circular track। एक आदमी है जो साइकिल चला रहा है। अब आदमी तो नहीं मानूंगा मैं रिजिड, क्योंकि वो अपने बॉडी के अलग पार्ट्स का मूवमेंट अलग अलग हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैंने उसके ऊपर एक किसको बिठा दिया, मंकी को बिठा दिया। अब वो जो मंकी है दैट इज ट्रैवलिंग अलॉन्ग विद द मैन ऑन द सर्कुलर पाथ। अब बताओ उसको कर सकते हैं क्या? क्यों कर सकते हैं? उसका ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, लेकिन अब डिस्टेंस, दो चीजें बताई थी मैंने। द साइज इज इनसिग्निफिकेंट, मतलब उसका ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो रहा। सर, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट थोड़ी पूछ रहा हूँ, तो डिस्टेंस कैसा होगा? तो देखो लिखा हुआ है राइडिंग अ बाइसिकल स्मूथली। स्मूथली मतलब रेडियस कैन नॉट बी टू स्मॉल, है ना? इसका क्या मतलब हुआ? रेडियस कैन नॉट बी टू स्मॉल, है ना? रेडियस मस्ट बी लार्ज। तो सर्कुलर पाथ का जो डिस्टेंस है वो बड़ा हो गया। ये क्या हो गया? बड़ा हो गया। यस, अब बड़ा हो गया, अब पहले नहीं पता था ना। अब तुम बोलोगे सर मैं इतनी दूर में ही साइकिल घुमा सकता हूँ, तब नहीं होगा ना फिर उस केस में सिग्निफिकेंट। उस केस में पॉइंट मास नहीं करेंगे, तो इतनी दूर में नहीं घुमा पाओगे। दिक्कत है, स्मूथली करने के लिए थोड़ा दिक्कत होगा, तो इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज स्पिनिंग क्रिकेट बॉल। टर्न शार्पली आफ्टर इट हिट्स द ग्राउंड। कभी बॉल को जब मारते हैं तो बहुत तेजी से घूमता है, जब तेजी से घूम के नीचे गिरता है तो इधर उधर नहीं भागता। तो इस मोशन में, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस फास्ट मूविंग स्पिनिंग बॉल हिटिंग द ग्राउंड एंड देन टर्निंग शार्पली, क्या इस मोशन में, इस कंप्लीट मोशन में मैं उस बॉल को पॉइंट मास मान सकता हूँ? नहीं मान सकता। पक्का? क्यों? उसका ओरिएंटेशन चेंज हो गया। उसने, उस केस में तुम ऑब्जर्व करो क्यों चेंज हुआ, तो उस पर फ्रिक्शन एक्ट हो जाता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। इतनी तेज स्पिन कर रहा था वो, और उस फ्रिक्शन की वजह से किसी और डायरेक्शन में चला गया, है ना? तो फ्रिक्शन जो है ना, वो उस ऑब्जेक्ट के ओरिएंटेशन से फर्क पड़ता है। फ्रिक्शन जो है ऑब्जेक्ट के साइज पे डिपेंडेंट होता है। इस केस में फ्रिक्शन एक्ट्स, तुम्हें याद होगा पढ़ा था हमने फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन जो है ना ऑब्जेक्ट के साइज से फर्क पड़ता है, therefore we cannot consider this। समझ में आ रहा है यहाँ तक सब? करें नेक्स्ट। A block
moving on the ground, then toppling after hitting a stone. ये ग्राउंड है अपना, और मैंने बोला कि एक ब्लॉक लिया मैंने, और ये ब्लॉक मूव कर रहा था, और यहाँ पे एक स्टोन रखा हुआ था. आफ्टर हिटिंग द स्टोन इट स्टार्टेड टू टॉपल. टॉपल मतलब ऐसे घूम के गिरना, ठीक है. फिर ऐसे घूम रहा है ये. समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? टॉपल का क्या मतलब हुआ? ऐसे, जैसे ये ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है. इस ब्लॉक को ऐसे मूव कर रहा हूं तो ये मूव कर रहा है. अगर ये ऐसे हो रहा है तो क्या हो रहा है? टॉपल हो रहा है. इसको बोलते हैं टॉपलिंग. क्लियर है? ऑब्जेक्ट जो है मूव करते करते गया, स्टोन को हिट किया, तो फिर उसके बाद टॉपल कर गया. अब बताओ इस केस में उसको पॉइंट मास कर लें? बाकी लोग क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? हाँ, नहीं करें क्योंकि उसका ओरिएंटेशन ही चेंज हो गया. क्लियर है? तो वी कैन नॉट कंसिडर दिस. On the ground, then toppling after hitting the stone. वही सेम कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है. जनरली करेंगे अगर तुम सर्कुलर मोशन की काइनेमेटिक्स को स्टडी कर रहे हो तो उसके मूवमेंट से फर्क नहीं पड़ता. किसमें? साइज पे डिपेंड नहीं करेगा ना. अगर तुम उस ब्लॉक को सर्कुलर मोशन में जो सिर्फ मोशन स्टडी करोगे तो उस केस में उसके साइज पे डिपेंड नहीं करेगा सर्कुलर मोशन. नहीं. अच्छा, ये डाउट है? नहीं नहीं, पॉइंट मास होने के लिए जरूरी नहीं है स्ट्रेट लाइन पे हो. सर्कुलर मोशन में अभी तो कराया था मंकी पॉइंट मास ही तो था, सर्कुलर मोशन में था मंकी. ब्लॉक भी होगा मोशन में, और अगर वो इनसिग्निफिकेंट, क्यों नहीं करेंगे? डायरेक्शन तो चेंज, सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा. मैं अभी इधर जा रहा था, फिर इधर जा रहा हूँ, फिर इधर जा रहा हूँ. डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ता. पॉइंट मास के लिए क्या फर्क पड़ता है? वेदर द साइज इज सिग्निफिकेंट और नॉट, बस. ठीक है, उसके साइज से, उसके ओरिएंटेशन से फर्क पड़ता है नहीं. ठीक है, बोला मुझे फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, करें आगे. अब काइनेमेटिक्स को स्टडी करने के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझते हैं क्या होता है. अब किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, किसी भी मोशन में एक रेफरेंस होना बहुत जरूरी है. दैट रेफरेंस कैन बी मूविंग और स्टेशनरी बोथ. इट कैन बी, मतलब इसको ऐसा समझो कि ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ऑब्जर्वेशन स्पेस. ऑब्जर्वेशन स्पेस में हमें किसी ऑब्जेक्ट को समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं? चीज़ों को समझ रहे हैं. फिजिक्स इज अ टूल टू अंडरस्टैंड थिंग्स अराउंड अस, राइट? तो हम किस चीज़ को समझ रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं? उसकी मेजरमेंट्स लेके, ऑब्जर्व करके, देख के समझ लिए. उसकी मेजरमेंट्स लेके, उन मेजरमेंट्स को क्या बोलते हैं? उन मेजरमेंट्स को क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज. समझ में आ रहा है? फिजिकल क्वांटिटीज क्या डेफिनेशन है? एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड. तो मैं इस पेन को फिजिकल क्वांटिटी बोल दूं? क्यों? पेन एक ऑब्जेक्ट है, इस पेन का लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है. समझ में आ रहा है? इसका डायमीटर एक फिजिकल क्वांटिटी है. ऐसे ही मोशन समझ रहा हूँ, मोशन भी एक सिचुएशन. फिजिक्स इज अ टूल टू अंडरस्टैंड थिंग्स अराउंड अस बोला मैंने. तो या तो हम थिंग्स समझते हैं, या फिर इवेंट समझते हैं, या कोई फिनोमिना समझते हैं, कुछ भी हो. ठीक है, तो उस इवेंट में, इस मोशन वाले कॉन्टेक्स्ट में जो हम मेजरमेंट्स ले रहे हैं, उन मेजरमेंट्स को लेने के लिए एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होना बहुत जरूरी है ना. फॉर एग्जाम्पल, किस टाइप के मेजरमेंट्स लेते हैं? तो हम पोजीशन लेते हैं, राइट? वी कैलकुलेट डिस्टेंस, we calculate displacement and so on.
खूब सारी फिजिकल क्वांटिटीज है जो हम कैलकुलेट करेंगे। अब मुझे तुम्हारी पोजीशन बतानी है कि तुम कहाँ हो, कैसे बताऊंगा? विदाउट अ रेफरेंस कैसे बताऊंगा मैं कहाँ हूं? तो विदाउट अ रेफरेंस नहीं बता सकता, है ना। बलुआ से 1 किलोमीटर दूर, राजा बाजार से 2 किलोमीटर दूर, चांदमारी से 3 किलोमीटर दूर, इस तरह के आंसर्स आने लगेंगे। हर कोई अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर बात करेगा तो उस कॉन्टेक्स्ट को हम समझ नहीं पाएंगे। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट टू अंडरस्टैंड एनी कॉन्टेक्स्ट इन फिजिक्स वी नीड टू डिफाइन आवर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इट कैन बी स्टेशनरी और मूविंग। स्टेशनरी भी हो सकता है, मूविंग भी हो सकता है। जैसे बचपन में पढ़ा होगा, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन when its position is changing with respect to a fixed reference point। पढ़ा था? और with respect to a reference point नहीं पढ़ा था? क्या पढ़ा था? An object is said to be in motion when its position is changing but with respect to a reference point। अब एक इंसान बस में जा रहा है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई बैठा है और उसी में यहाँ पे कोई बैठा है और ये बस जा रही है, ठीक है। तो ये बस जा रही है, मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। तो क्या ये इंसान मोशन में है? क्या इंसान मोशन में है? तुम पूछोगे किसके रेस्पेक्ट में है? तो ये दूसरे इंसान के रेस्पेक्ट में क्या है, वो रेस्ट पे है। वहीं अगर बाहर कोई इंसान है, इसके रिस्पेक्ट, जो स्टेशनरी है, इसके रिस्पेक्ट में वो क्या है, मोशन में है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल गया ना। इस केस में एक मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस था, इस केस में एक स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस था। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ भी हो सकता है। क्लियर है यहां तक? लिख लिया? सब कुछ लिखना है, बस भी बनाना है। तुम लोग समझ तो लिया, याद ही रहेगा। ठीक है। ट्राई टू राइट ऑल द एक्सप्लेनेशंस दैट आई गिव यू। जो भी एक्सप्लेनेशन मैं तुम्हें दे रहा हूँ उसको साथ में लिखने की कोशिश करो, अपने हिसाब से, अपने लैंग्वेज में, हिंदी में, इंग्लिश में, उर्दू में, फ्रेंच में, सब चलेगा, ठीक है। अब जैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम फर्स्ट चीज़ जो डिफाइन करते हैं, पोजीशन डिफाइन करते हैं। अब पोजीशन को डिफाइन करने के अलग अलग तरीके हैं। पहला है हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम में कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहा हूँ मैं? जिसमें एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और ऊपर जेड एक्सिस है, या फिर ऊपर वाई कर लो, और ऊपर इधर जेड एक्सिस, ठीक है। अब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी पॉइंट पी को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना होगा, उसका पोजीशन में एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ये जेड है, ठीक है, ऐसे 2 से डिस्टिंग्विश करने के लिए वो किया है। तो पी कोऑर्डिनेट सिस्टम में वी रिप्रेजेंट पोजीशन ऑफ अ पॉइंट is given by 3 coordinates, x coordinate, y coordinate and z coordinates, ठीक है। एंड दिस इज फॉर अ 3 डायमेंशनल स्पेस। अगर 2 डायमेंशन होगा और 1D होगा, 1 डायमेंशनल मोशन है, इसमें सिंगल x कोऑर्डिनेट काफी है। ओनली 1 कोऑर्डिनेट इज रिक्वायर्ड, ओनली 1 कोऑर्डिनेट इज रिक्वायर्ड। 1 डायमेंशन मतलब
एक सिंगल एक्सेस, वेक्टर की क्लासेस की है ना तुमने, हाँ उसमें पढ़ा है वन डायमेंशन। वन डायमेंशन क्या है? एक सिंगल एक्सेस। वन डायमेंशन में कितने डायरेक्शन होते हैं? कितने? देखो टोटल 4 होते हैं। अच्छा, वन डायमेंशन है, वन डायमेंशन में कितने एक्सेस है? एक एक्सेस। इसमें कितने डायरेक्शन है? तो ये अगर ओरिजिन है, इससे राइट और इससे लेफ्ट ही जा सकता है। इमेजिन करो एक तार है और तुम चींटी हो, और तुम चींटी हो उस तार पे चल रहे हो, तो या तो तुम एक तरफ जा सकते हो या फिर दूसरी तरफ जा सकते हो। तुम बोलोगे चींटी तार पे इधर उधर घूमूंगा, नहीं, वो तार बहुत पतली है, कोई अगर सामने आ गया तो तुम कूद के भी नहीं जा सकते, उसको वापस जाना पड़ेगा, तुम्हें वापस जाना पड़ेगा, ठीक है, बहुत पतली तार। तो क्या हो गया? वन डायमेंशन हो गया। इसको वन डायमेंशन बोलते हैं। वन डायमेंशन में कितने डायरेक्शन होते हैं? 2 डायरेक्शंस होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हम बोल देते हैं। जरूरी नहीं कि यही पॉजिटिव होगा यही नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव कर दिया तो ये नेगेटिव हो जाएगा। एक वन डायमेंशनल वेक्टर कैसा दिखता है? तो जैसे s इज इक्वल टू +5 मीटर लिखा है, इसमें प्लस क्या रिप्रेजेंट करता है? दैट डायरेक्शन इज पॉजिटिव टुवर्ड्स राइट, 5 इज मैग्नीट्यूड एंड m इज यूनिट द डिस्प्लेसमेंट, कौन सा फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। ऐसे ही 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन में कितने एक्सेस चाहिए? अब 1 डायमेंशन में किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे एक बस ओरिजिन रेफरेंस ही तो चाहिए, है ना। एंड व्हेन वी टेक ओरिजिन एज रेफरेंस, मुझे किसी भी पॉइंट का पोजीशन बताना है, तो आई टेल दैट इट इज एट पोजीशन 3, तो यहाँ पे है 3 यूनिट्स। इट इज एट पोजीशन -2, तो इधर होगा। तो ओनली 1 कोऑर्डिनेट इज रिक्वायर्ड, कोऑर्डिनेट is required to specify position. समझ में आ रहा है? क्लियर है? अरे बोलो है ना। 2 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन में कितने एक्सेस होंगे? 2 एक्सेस होंगे, और डायरेक्शन कितने होंगे? इनफाइनाइट डायरेक्शंस होंगे, किधर भी जा सकते हैं ना यार, ठीक है। 2 डायमेंशन मतलब चपटे हुए लोगों की दुनिया, तुम एकदम ऐसे चपटा कर दूं मैं, ठीक है। तो फिर तुम कैसे हो जाएगा? तुम्हारी कोई हाइट एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है, और तुम एक प्लेन में घूम रहे हो। जैसे कैरम बोर्ड खेलते हो, तो कैरम बोर्ड्स में जो वो क्या बोलते हैं, जो पीसेस हैं, है ना, वो मूव करते हैं कैरम बोर्ड में, तो कभी एक दूसरे से जंप नहीं कर सकते। बोले मैं जंप करा देता हूँ, वो नहीं कराना है, ठीक है, जंपिंग शॉट नहीं मारना है। या पूल खेलते हो, मतलब पूल देखा हुआ खेलते हुए, उसमें भी जंपिंग शॉट हटा दिया रूल से, ठीक है। तो हाँ बहुत पता है तुम्हें। तो क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं? वो 2 डायमेंशनल दुनिया है, वो एक दूसरे को 3rd डायमेंशन से क्रॉस करके नहीं जा सकते। क्लियर है? इस केस में किसी भी पॉइंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे एटलीस्ट 2 कोऑर्डिनेट्स चाहिए। एक्स एक्सिस पे उसके सामने आएगा एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई एक्सिस पे उसके सामने आएगा वाई कोऑर्डिनेट। क्लियर? लिखो यार जल्दी। अब इसी नॉलेज को एक्सट्रापोलेट करते हुए 3D में वी हैव 3 एक्सिस एंड 3 कोऑर्डिनेट्स, p x, y, z is required to represent the position of point, position vector. ये लिख लिया? पिछला वाला पेज बचा हुआ है। जहाँ नहीं समझ में आए वहीं पे रोक लेना है, वहीं पूछ लेना है। जैसे ये 3 डायमेंशनल स्पेस ले लेते हैं, ये x है और ये y है, तो ये z होगा? नहीं होगा? बोलो बोलो। ये x है और ये y है, तो ये z होगा? हाँ होगा, ठीक है।
अब मुझे इस टीवी को रिप्रेजेंट करना है कोऑर्डिनेट से, ठीक है। तो इस टीवी के सामने एक्स कोऑर्डिनेट पे, ये एक्स नहीं था, ये था, नहीं यही था ना, हाँ ये एक्स कोऑर्डिनेट पे, ठीक है। ये टीवी के सामने एक्स कोऑर्डिनेट पे जो मतलब एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होगा उसको क्या बोलेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट। उस टीवी के सामने वाई कोऑर्डिनेट पे जो वाई एक्सिस पे जो पॉइंट होगा उसको वाई कोऑर्डिनेट बोलेंगे, और इसके सामने जेड एक्सिस पे जो पॉइंट होगा उसको जेड कोऑर्डिनेट बोलेंगे। जेड पे नहीं होगा, जेड एक्सिस ये है, ये किस हाइट पे है, समझ में आया। अच्छा ऐसे समझो, इसका प्रोजेक्शन नीचे ले लो, अब उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा, और ये जिस हाइट पे है उसका जेड कोऑर्डिनेट हो जाएगा। समझ में आया। खोना नहीं है, खो जाते हैं। इससे तो बस अगर पॉइंट स्टेशनरी हो तो पोजीशन फाइंड पॉइंट स्टेशनरी हो, पोजीशन एट एन इंस्टेंट फाइंड करते हैं। एक मूविंग पॉइंट है, इस पोजीशन से इस पोजीशन गया, इस पोजीशन पे किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे था, इस पोजीशन पे किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पहुंच गया। समझ में आ रहा है। तो हाँ दैट इज मतलब एक जिस कॉन्टेक्स्ट में बताना चाह रहे हो मैं समझ गया, दैट किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी पोजीशन जो है वो फिक्स होगी ना, बट दैट इज फॉर अ पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट। वो टाइम इंस्टेंट ही अगर चेंज हो गया, टाइम ही चेंज हो गया, तो वक्त बदल गया तो फिर जज्बात भी बदल जाएंगे। ये लिख लिया था, नहीं लिखे थे। नेक्स्ट वे टू रिप्रेजेंट पोजीशन इस, एक तो कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट कर दिया, एक वेक्टर फॉर्म से भी कर सकते हैं। वी कॉल दैट पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अब पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट करना है, अगेन एक्स वाई जेड, किसी पॉइंट पी पे है वो, तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग अ वेक्टर आर वेक्टर। आर वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं पोजीशन वेक्टर को, और आर वेक्टर को क्या लिखूंगा मैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये कर सकता हूँ मैं, देखो फटाफट, साथ साथ पेन चलते रहेगा। यहाँ तक क्लियर है। एक थर्ड टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट आता है, ये थोड़ा अलग है, खतरनाक सा एकदम, ठीक है। उसको बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, इसका 2 डायमेंशन का एग्जांपल देता हूँ मैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल 2 डायमेंशन मतलब कितने एक्सेस, एक्स और वाई, ठीक है। इस पोलर कोऑर्डिनेट 2 डायमेंशन में ही है डिफाइन। तो ये 2 डायमेंशन में मैंने डिफाइन किया एक पोलर कोऑर्डिनेट। मैंने क्या बोला, किसी पॉइंट P को इन 2 डायमेंशन I can represent using 2 physical quantities. One is its distance from origin and its angle with angle of the position vector with positive x-axis. ठीक है, समझो ध्यान से कि इसका मैंने बोला कि एक पॉइंट है, अभी वही 2 डायमेंशनल दुनिया मतलब चपटी हुई दुनिया। मैंने बोला कि उस ओरिजिन से 2 मीटर दूर है वो पॉइंट, कहीं भी हो सकता है, 2 मीटर तो कहीं भी हो सकता है। फिर मैंने बोला कि वो जो जिस उसका जो पोजीशन वेक्टर है इट मेक्स 30 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, तो क्या बन जाएगा ये 30 डिग्री। समझ में आया। इसको इसलिए मैंने जनरल टाइम एंगल ले लिया थीटा। इस आर और थीटा से क्या मैं एक यूनिक पॉइंट पे पहुंच पाया,
हर एक पोजीशन को रिप्रेजेंट करने का पर्पस क्या था कि मैं एक यूनिक जगह पे पहुंच पाऊं। समझ में आ रहा है कि मैं बोलूँ कि तुम 5 मीटर पोजीशन पे चले जाओ तो बोले कहाँ से, तुम्हें बताना पड़ेगा, स्पेसिफाई करना पड़ेगा पोजीशन। तो पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायर्ड थी। 1 डायमेंशन में कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाओगे तो 1 डायमेंशन में 1 एक्स कोऑर्डिनेट, 2 डायमेंशन में 2 कोऑर्डिनेट, 3 डायमेंशन में 3 कोऑर्डिनेट। अदरवाइज वेक्टर फॉर्म में वेक्टर चाहिए था, वेक्टर ने ही बता दिया तुमने कि वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी आ गया, डायरेक्शन भी आ गया। तो किसी पॉइंट से मैंने बोला इस डायरेक्शन में 5 मीटर, तो तुम पहुंच जाओगे ना उस पॉइंट पे। तुम्हें पोजीशन पे को यूनिक बनाना है उस गिवन नॉलेज से, गिवन जो भी दे रखा है सेट ऑफ इंफॉर्मेशन से, ठीक है। इस केस में क्या मैं पहुंच पा रहा हूं, तो मुझे एक पॉइंट चाहिए जिसका डिस्टेंस आर है फ्रॉम ओरिजिन एंड इन अ डायरेक्शन विच मेक्स थीटा विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो मैं पहुंच पा रहा हूं ना। 5 मीटर में बोलूं 30 डिग्री एंगल बना के चले जाओ तो चले जाओगे, ठीक है। सो दिस इज अ करेक्ट वे टू रिप्रेजेंट इट। अब ये अपने आप में एक पोजीशन है पी आर कॉमा थीटा, अपने आप में एक पोजीशन है, लेकिन इससे दूसरी चीजों पे कैसे पहुंचते हैं देखना। तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, इसका एक्स कोऑर्डिनेट अगर मुझे चाहिए ऑफ अ पॉइंट विथ पोलर कोऑर्डिनेट पी आर कॉमा थीटा, मुझे इसका एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए, मतलब इसके सामने कोई जो पॉइंट है कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे, ये पॉइंट चाहिए। तो कैसे निकालूंगा, अगर ये आर है, ये लेंथ अगर आर है, तो ये क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा, ये बताया था। थीटा के साथ वाला कॉस थीटा हो जाता है, थीटा के दूसरा वाला साइन थीटा हो जाता है। गुड। तो ये बन जाएगा आर कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा। तो क्या मैं पी आर कॉमा थीटा इज सेम एज पी आर कॉस थीटा इन ये कौन सा है, पोलर फॉर्म, और ये कौन सा मैं लिख रहा हूं, कोऑर्डिनेट फॉर्म। आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा, और इसको मैं लिख सकता हूं वेक्टर फॉर्म में, आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। कितने न्यू स्टूडेंट्स हैं जिनको मेंटर्स अलॉट नहीं हुए, 1 2 3 4, ठीक, आज कल मैं कर दूंगा। सर आप बोले थे कि जो थीटा लेना है वो पॉजिटिव एक्सिस के रिस्पेक्ट में, अगर पॉइंट ही नेगेटिव साइड में होगा तो गुड। डाउट इज कि अगर मुझे थीटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ लेना है, लेकिन पॉइंट अगर इधर हो तो मैं अगेन इसका क्या पता है मुझे, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ये आर होगा, एंड इट्स एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ऑब्ट्यूज बन जाएगा उस केस में। समझ में आया। इस केस में थीटा विल बी मोर देन 90 डिग्री, लेस देन 180 डिग्री। तुम्हें वो दिख रहा है क्या बना है, उधर आके बैठो। यहाँ तक क्लियर है। पोलर कोऑर्डिनेट्स भी समझ में आ गया सबको। करें आगे, लिखो फटाफट। पोलर कोऑर्डिनेट्स का 3D नहीं, फिर उसमें वो अभी हमें नहीं पढ़ना वो, ठीक है, दैट इज आउट ऑफ आवर स्कोप। उसमें फिर डायरेक्शन कोसाइंस पढ़ते हैं, तुम पढ़ोगे वैसे, वेक्टर 3D चैप्टर है अगले साल, सबसे लास्ट टॉपिक ऑफ मैथ्स, उसमें पढ़ोगे। ठीक है। फ्रॉम हियर ऑन नाउ वी स्टार्ट डिफाइनिंग द टर्म्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर काइनेमेटिक्स। कर दूं आगे, हो गया। फर्स्ट टर्म की ऑब्जेक्ट रेस्ट पे कब बोलेंगे,
So an object is said to be at rest if its position is not changing, is constant with respect to, WRT मतलब with respect to a reference point. किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, व्हाट इज द रेफरेंस पॉइंट इन अ कोऑर्डिनेट एक्सिस? ओरिजिन. उस रेफरेंस पॉइंट को हम जनरली क्या बोलते हैं? ओरिजिन इन अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट. फॉर एग्जाम्पल, एक ऑब्जेक्ट को मैंने ऊपर उछाला, तो जब मैंने ऊपर उछाला तो जिस पॉइंट से उछाला उसको मैंने ओरिजिन बोल दिया. समझ में आ रहा है? मर्जी है हमारी. मोशन कैसे बोलोगे? Then you will write an object is said to be in motion if its position is changing with respect to a reference point. यहाँ तक क्लियर है? अब मोशन, अगर मोशन देखें तो मोशन कैन बी इन मल्टीपल डायमेंशंस. मोशन इन वन डायमेंशन क्या होगा? जब ओनली वन कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग. इज चेंजिंग और कंसिडर्ड. चेंज नहीं भी हो रहा है रिस्ट में, तो वन डायमेंशन है तो ओनली वन कोऑर्डिनेट. टू डायमेंशन हो जाएगा तो टू कोऑर्डिनेट्स आर चेंजिंग. Suppose a car is traveling on a straight line on a road. Is it a motion in one dimension? We can define its position with one dimension, है ना? तो हम कैसे उस चीज को समझने के लिए डिफाइन कर रहे हैं? अब तुम बोलोगे रोड तो 2 डायमेंशन में है. अरे रोड तो 3 डायमेंशन में भी है, आदमी तो 3 डायमेंशन में है. बट टू अंडरस्टैंड द मोशन इन दैट पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, उस ऑब्जेक्ट, उस कार के मोशन को समझने के लिए मुझे सिर्फ एक डायमेंशन का पोजीशन डिफाइन करना काफ़ी है. राइट? इसलिए मैंने उसको वन डायमेंशनल मोशन बोला. ठीक है? अगर एक ऑब्जेक्ट को ऊपर उछाल रहा हूं मैं, ये कौन सा डायमेंशन का मोशन हो गया? अब इसमें भी एक सिंगल एक्सिस मैं ले लूं, अगर वाई एक्सिस, मान लो एक ऑब्जेक्ट को ऊपर उछाला, तो मैं इसको ओरिजिन लेके 1 2 3 4 5 एक सिंगल एक्सिस से, वाई बोलो या एक्स बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक सिंगल एक्सिस के पोजिशनल कोऑर्डिनेट से मैं उसके पोजीशन को समझ सकता हूं. समझ में आ रहा है? तो मोशन along a vertical line, motion along a straight line, generally motion along a straight line, along a straight line होगा. straight line, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो, चाहे वो वर्टिकल हो, चाहे वो तिरछा हो, बस टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए. ठीक है? सीधा होना चाहिए. अब उसके पोजीशन को 2 कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट कर सकते हो, वो उस पर आऊंगा. चलो आज नहीं बताऊंगा, चलो सोचना क्यों होगा. उसके पोजीशन को 2 कोऑर्डिनेट से करेंगे, लेकिन मैंने अगर एक्सिस ही चेंज कर दिया तो तिरछा इन द सेंस कि स्ट्रेट लाइन है लेकिन ऐसा जा रहा है, तुम ये कह रहे हो. अब इसमें कैसे करोगे? तो मैंने एक्स एक्सिस इसको ना मान के इसी को मान लिया. समझ में आया? तो कर सकते हैं. ठीक है? तो ये वन डायमेंशनल मोशन होगा.
अगर मैंने इसको कंपोनेंट में तोड़ दिया तो 2 डायमेंशन हो जाएगा। वो पढ़ेंगे यार अभी आगे, टेंशन मत लो, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। यहाँ तक समझ में आया? सिंगल कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है और स्ट्रेट लाइन में हम सिंगल कोऑर्डिनेट से उसकी पोजीशन को बता सकते हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे? मोशन इन 1 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में हम 2 कोऑर्डिनेट्स चेंज होते हैं। फॉर एग्जांपल मोशन अलोंग अ, जनरली इट इज मोशन अलोंग अ कर्व्ड पाथ। अब एक ऑब्जेक्ट है जो कर्व्ड पाथ में जा रहा है, एट पर्टिकुलर पॉइंट उसका पोजीशन मुझे बताने के लिए 2 कोऑर्डिनेट चाहिए, बिकॉज बोथ द कोऑर्डिनेट्स आर चेंजिंग, 2 कोऑर्डिनेट्स आर चेंजिंग। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? लिख लिया? अब मुझे बताओ, एक ऑब्जेक्ट है जो पोजीशन A 2,3,6 टू B 3,3,6 टू C 4,3,6 मूव कर रहा है। ये कौन से डायमेंशन का मोशन हुआ? कितने कोऑर्डिनेट्स लिए मैंने? 3। लेकिन मैंने इन दोनों को चेंज ही नहीं किया। समझ में आ रहा है? कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है? सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। क्लियर है? तो ऐसे मोशन को मैं, फॉर माई पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, आई कैन ट्रीट इट एज मोशन इज, कैन ट्रीट इज इट एज मोशन इन 1 डायमेंशन दैट विल बी अलोंग एक्स एक्सिस ओनली। समझ में आ रहा है? क्योंकि y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट को मैं चेंज ही नहीं कर रहा। क्लियर है? सिर्फ x कोऑर्डिनेट कर रहा हूं और उस x कोऑर्डिनेट की चीजों को मैं स्टडी कर रहा हूं। उसमें टाइम से क्या फर्क पड़ रहा है, उसमें स्पीड से क्या फर्क पड़ रहा है, उसमें उसकी पोजीशन कहाँ आ रही है, ये सारी चीजें कैलकुलेट कर रहा हूं। क्लियर? समझ में आ रहा है? तुम लोग की आज क्लास कितने बजे थी? 10 बजे थी। तुम्हारी जो कल की क्लास छुट्टी है ना, तुमने कल ही कर लेना था, कल अपलोड नहीं हुआ था। अगर अभी हो गया होगा तो अभी करेंगे, और यहाँ से करके केमिस्ट्री की दोनों चीज़ों के डाउट्स कंप्लीट करके फिर जाना है आज। अब से कोई ये नहीं करेगा कि करंट टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है फॉर बिकॉज ऑफ योर मिस्टेक। हमारी गलती से नहीं समझ में आएगा चलेगा, तुम्हारी गलती से नहीं चलेगा। ठीक है? एक हफ्ते का टाइम दिया था, दैट वाज अ लॉट। एक हफ्ते में कर लेना चाहिए था, बट जितना कर, एटलीस्ट इतना कर लेना चाहिए था कि करंट टॉपिक में दिक्कत नहीं हो। जैसे अब फिजिक्स में किसी को करंट टॉपिक में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है? और अब जिस टॉपिक में दिक्कत हो, दैट आई विल कवर इट अगेन, डोंट वरी अबाउट इट। वो फिर बाकियों को भी हो रही है। ठीक है? सो वी स्टार्ट डिफाइनिंग सम फिजिकल क्वांटिटीज हियर। डिस्टेंस। ठीक है? तो डिस्टेंस क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। और अब ट्राई नॉट टू एब्सेंट एनी क्लास। ठीक है? कोई भी एक भी क्लास छोड़ोगे, फाउंडेशनल क्लासेस चल रही है, फिर उसका वापस हिल जाएगा, फिर वापस उठाने के लिए एक अलग स्ट्रेटेजी, अलग प्लान। ये कोई भी क्लास तो एब्सेंट नहीं करेगा। ठीक है? बहुत दिक्कत होगी नहीं तो। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्टेंस इज गिवन बाय लेंथ ऑफ path traversed by a body in motion। एक ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट ए से स्टार्ट हो रहा है। चलो अब हम पोजीशन समझ चुके हैं, तो पोजीशन डिफाइन करते हैं पहले। ठीक है? मैंने बोला एक ऑब्जेक्ट जो है वो
0,0 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 0,0 कहाँ होता है? ऑरिजिन पे, ठीक है। फिर वो स्ट्रेट लाइन जाता है यहाँ से 0,1 तक, नहीं 1,0 है, सॉरी 1,0 तक। फिर यहाँ से वो जाता है 1,2 तक, फिर यहाँ से जाता है वो 2,2 तक, ठीक है। फिर यहाँ से चला जाता है 3 तक, और फिर यहाँ से जाता है 4,3 तक। तो O A B C D और E इस तरह से गया वो, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, फिर यहाँ गया, यहाँ गया। ठीक है। अब इस केस में मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो मैंने क्या बोला, लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवर्स बाय बॉडी। मैं अगर यहाँ से 2 मीटर आगे गया तो मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया? 2 मीटर। फिर वापस आया तो डिस्टेंस कितना कवर किया? 4 मीटर। तो जितना ट्रैवल किया उस पूरे डिस्टेंस, सारे पाथ्स को मैं ऐड कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा? डिस्टेंस ट्रैवल। तो यहाँ 1 2 1 1 और 2 कितना हुआ? 1 2 3 4 5 और 2 7। तो डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो गया? 7 मीटर। ठीक है, क्लियर है? डिस्टेंस क्या है? किसी भी पॉइंट ए से अगर मैं बी तक जाता हूं, जिस भी पाथ के थ्रू जाता हूं, उस पाथ के लेंथ को क्या बोलूंगा मैं? डिस्टेंस। क्लियर है? इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। कुछ और प्रॉपर्टीज हैं इसकी, जैसे इट इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर अ बॉडी इन मोशन। डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? मैंने -5 मीटर ट्रैवल किया, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है। Also, it is always increasing with time for a body in motion. डिस्टेंस, हम एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमेशा बढ़ेगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमेशा पॉजिटिव रहेगा। क्लियर है? करो आगे, लिख लिया? Next physical quantity that we need to study is displacement. Displacement is a vector quantity. ठीक है, ये क्या है हमारा? It is a vector quantity, पहली बात, and it is the length of shortest path. ठीक है, लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ। अब इससे बहुत क्लियर नहीं है। पहली बात तो मैग्नीट्यूड क्लियर है,
लेकिन मैग्नीट्यूड भी क्लियर इसलिए नहीं है कि स्टेटमेंट अभी मैंने पूरा नहीं लिखा है। तो जब भी तुम्हें बोले लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ, तो बिटवीन व्हाट, तो बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, उसके बीच में वो कहाँ गया उसको फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रहा है? डिस्प्लेसमेंट है वो, बीच में कहाँ गया उसको फर्क नहीं पड़ता। अब ये वेक्टर क्वांटिटी है, मैंने बोला, मैंने मैग्नीट्यूड स्पेसिफाई कर दिया, इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? तो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी विदाउट डायरेक्शन इनकम्प्लीट है ना, सो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर is taken from initial position to final position। एक इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जो वेक्टर बनाओगे डायरेक्शन, वो क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड भी वहीं से वहीं तक ले रहा है और इनिशियल से फाइनल की तरफ उसको डायरेक्शन को ले रहा है। कैलकुलेट करके देखते हैं। पिछले वाले केस में व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस, तो डिस्प्लेसमेंट अगर मैं ड्रॉ करूं तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा क्या? तो मुझे इस OE लेंथ का लेंथ चाहिए, कैसे निकालूंगा? और कोऑर्डिनेट्स ले लेंगे, फिर रिजल्टेंट ले लेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था हमने बचपन में, ठीक है? तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 स्क्वायर का होल का अंडर रूट गिव्स अस डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। इनिशियल पोजीशन इज 0,0, तो मुझे डिस्टेंस से तो चाहिए डिस्टेंस फॉर्मूला, एंड ई का पोजीशन चाहिए। तो देखो इसके सामने कौन सा है, इधर 4 और उधर कौन सा है 3, तो OE इज इक्वल टू, which is equal to magnitude of displacement from O to E. Can I say that it will be x minus 0 का square plus y minus 0 का square? It will be equal to 4 minus 0 square plus 3 minus 0 square अंडर रूट 16 प्लस 9 और 5 आ गया। सो डिस्प्लेसमेंट इज 5 यूनिट्स। उसी रास्ते का डिस्टेंस कितना था? 7 यूनिट्स। क्लियर है यहां तक? डिस्प्लेसमेंट निकाल पाए हम इस केस में। अब डिस्प्लेसमेंट यूजिंग कोऑर्डिनेट्स हम पोजीशन समझ गए, यूजिंग कोऑर्डिनेट्स हम डिस्प्लेसमेंट समझ गए। अब यूजिंग वेक्टर हमें पोजीशन पता है, किसी पॉइंट का पोजीशन उसका पोजीशन वेक्टर कहलाता है। तो यूजिंग वेक्टर हम डिस्प्लेसमेंट भी समझ लेते हैं थोड़ा। यहाँ तक समझ में आ गया? अब अगर मैं किसी वेक्टर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करूं, सपोज आई एम मूविंग फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। A का वेक्टर है हमारा R1 वेक्टर एंड B का वेक्टर है R2 वेक्टर। A का वेक्टर है R1 वेक्टर एंड B का R2 वेक्टर। मुझे डिस्प्लेसमेंट मैंने क्या बोला था? ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम A टू B। तो अगर ऑब्जेक्ट कहीं से घूम के आ रहा है उससे डिस्प्लेसमेंट में फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। मुझे बस इनिशियल से फाइनल तक का वेक्टर बना देना है। तो ये होगा मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एस वेक्टर कह सकता हूँ मैं। इस डायग्राम में देखो ध्यान से, मैं ए से बी तक गया, मतलब एक ऐसे पोजीशन से गया जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है? R1। कहाँ तक गया? जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है?
r2, तो इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को मुझे लिखना है इन टर्म्स ऑफ r1 एंड r2. तो यूजिंग ट्रायंगल लॉ, using triangle law, can I say that r1 plus s is equal to r2, है ना? Using triangle law of addition, ठीक है? Can I say that r1 vector plus s vector is equal to r2 vector? So इससे मैंने लिख दिया s vector is equal to r2 vector minus r1 vector. इसका मतलब जो मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर. वो POSN क्या है? पोजीशन. ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट. क्या इनिशियल पोजीशन? करे आगे, लिख लिया सबने? लिखो लिखो लिखो. Next physical quantity that we study is speed. ठीक है, it is the rate of change of distance with respect to time, है ना? स्पीड कैसे आता है? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. डिस्टेंस किस रेट से चेंज हो रहा है, उससे क्या आ जाएगा हमारा? स्पीड. स्पीड क्या है? वेक्टर है, स्केलर है? गुड, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि वो डिफाइंड ही स्केलर से हुआ है. उसकी डेफिनेशन में स्केलर से ही वो डिराइव हुआ है. ठीक है, तो ये भी स्केलर क्वांटिटी. इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. नेक्स्ट इज वेलोसिटी. It is the rate of change of displacement with respect to time. वेलोसिटी क्या है? वेक्टर है, स्केलर है? वेक्टर है, सबका वेक्टर आ रहा है. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. यहीं पे हम दो चीजें और डिफाइन करते हैं, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी. ये होता है, अच्छा, एवरेज स्पीड का क्या लॉजिक है कि व्हेन वी आर इन मोशन देयर आर मल्टीपल मोशंस इन्वॉल्व. ठीक है, फॉर एग्जांपल एक बार मैं गया 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और एक बार मैं गया 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से. तो ये जब इंटायर मोशन को एक कॉन्टेक्स्ट में पढ़ूंगा तो मैं उस ऐसे मोशन के लिए मैं क्या डिफाइन कर रहा हूँ? एवरेज स्पीड. ठीक है, फिर मैं डिस्कस करूंगा कि इस पूरे मोशन में एवरेज स्पीड कितना था. क्लियर है? तो इट इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. एंड एवरेज डिस्प्लेस एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? समझ में आ गया होगा सबको? इट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम.
लिख लिया? यहां तक किसी को डाउट? समझ में आ रहा सब? ठीक है। एवरेज वेलोसिटी जो मैंने v एवरेज लिखा, इसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो सपोज दिस इज आवर एक्स कोऑर्डिनेट एंड दिस इज वाई कोऑर्डिनेट एंड ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी। ए का पोजीशन वेक्टर r1 वेक्टर था एंड b का पोजीशन वेक्टर r2 वेक्टर था। इस केस में अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी डिफाइन करना हो तो मैं क्या करूँगा, पहले डिस्प्लेसमेंट लूँगा। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ठीक है। सो दिस विल बी r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर अपॉन टाइम, टोटल टाइम टेकन, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है? अब एक टर्म होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट, किसी एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे। टाइम इंस्टेंट क्या होता है? फॉर एग्जांपल 12:01, ठीक है। तो ये टाइम इंस्टेंट हुआ। इसका डिफरेंस समझो, टाइम इंस्टेंट एंड टाइम इंटरवल का। टाइम इंस्टेंट फॉर एग्जांपल तुम्हारा क्लॉक है या फिर स्टॉप वॉच है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? टाइम इंस्टेंट। अभी 10 सेकेंड, अभी 15 सेकेंड हुए, दैट गिव्स अस टाइम इंस्टेंट। टाइम इंटरवल क्या होता है? इट इज अ ड्यूरेशन बिटवीन टू टाइम इंस्टेंट्स, बिटवीन टू टाइम इंस्टेंट्स। जो फॉर्मूले पढ़ते हैं ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, उसमें टाइम क्या है? टाइम इंस्टेंट है, टाइम इंटरवल है? इंस्टेंट किसका आ रहा है? तुम डिवाइड करना 5 किलोमीटर बाई 12:01 से। तुम किसे डिवाइड करोगे? 12:01 से। तुम देखो कितनी देर में गया हो, तो इट इज टॉकिंग अबाउट ड्यूरेशन। समझ में आया? तो क्या है? टाइम इंटरवल। व्हेनेवर देयर इज अ फॉर्मूला वी ऑलवेज डिफाइन टाइम इंटरवल, ठीक है। अगर मैंने बोला एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे t1 पे a पे था एंड t2 पे ये b पे था, तो ये फॉर्मूला मेरा क्या बन जाता है? r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर अपॉन t2 माइनस t1। समझ में आया? अब वेलोसिटी क्या है? क्या डिफाइन किया मैंने? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम। किसी ऑब्जेक्ट का रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन भी बोल देते हैं, क्योंकि पोजीशन के चेंज से ही तो डिस्प्लेसमेंट आता है। नहीं, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम मैंने बोला, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकिंग। तो चेंज हुआ, डिस्प्लेसमेंट मतलब चेंज ऑफ पोजीशन। तो चेंज किसी इंस्टेंट पे हो सकता है क्या? फॉर एग्जाम्पल एक गाड़ी मूव करे, एक इंस्टेंट मतलब उस एक फोटो, एक स्टिल फोटो, राइट। एक तुम्हारी फोटो खींच दूं तो वो एक इंस्टेंट की फोटो है, ठीक है। तो एक गाड़ी मूव कर रहा है, मैंने उसकी फोटो खींच के तुम्हें दे दी। अब तुम उस फोटो से बता पाओगे स्पीड कितनी है इसकी, उस वक्त स्पीड कितनी थी? तो व्हाट डज इट मीन बाय इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? जब इंस्टेंट पे वेलोसिटी डिफाइन, वेलोसिटी के वेरी डेफिनेशन ये बोल रहा है कि वो चेंज की बात कर रहा है, ठीक है। फिर भी मुझे अब गाड़ी बोलते हैं ना, गाड़ी में चलते तो बोलते हैं अभी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, वो उस इंस्टेंट की स्पीड बता रहा है। तो वो कैसे आता है? हम क्या करते हैं, समझो इस चीज को। जब मैंने क्या बोला, वेलोसिटी को मैंने डिफाइन किया, ऐसे लिखो, डेल्टा एस डिस्प्लेसमेंट बाय डेल्टा टी। डेल्टा क्या रिप्रेजेंट करता है? चेंज, ठीक है।
इसको मैंने वेलोसिटी डिफाइन किया, दिस वाज आवर एवरेज, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी को मैंने क्या बोला, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में, क्लियर है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या कहता है कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे, फॉर एग्जांपल ये मान लेते हैं किसी ऑब्जेक्ट को अगर मैं यहाँ से यहाँ लेके जा रहा हूँ, ठीक है, ऑब्जेक्ट को पॉइंट ए से, तुम्हें स्लोप मैंने पढ़ाया था ना, स्लोप क्या होता है, सबने मैथ्स टूल्स में स्लोप पढ़ा हुआ क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 दैट इज स्लोप, और tan थीटा इज स्लोप, ठीक है। तो मैं सपोज a से b तक गया, ध्यान देंगे, तो अगर a पे वो किसी एक पोजीशन पे था, मान लेते हैं किसी एक डिस्प्लेसमेंट s1 पे था, एंड b के सामने कोई डिस्प्लेसमेंट s2 था, a के सामने टाइम कुछ t1 था और b के सामने टाइम क्या है t2, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो जो मेरा डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, जो एवरेज वेलोसिटी क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ध्यान देंगे इस ट्रायंगल में क्या ये T2 माइनस T1 है, क्या ये S2 माइनस S1 है, तो इसका मतलब ये जो थीटा बना रहा है इसका कॉर्ड, इसका स्लोप इज गिवन बाय दिस एवरेज वेलोसिटी, समझ में आ रहा है। इसका मतलब बिटवीन टू टाइम इंस्टेंट जो कर्व है, जो भी मोशन है, मुझे बस वहां से इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन का कॉर्ड बना देना है इन एसटी ग्राफ, और मैं उससे क्या कर रहा हूँ, उसका क्या ले रहा हूँ, स्लोप ले रहा हूँ, और उस स्लोप से क्या आएगा, मेरा एवरेज वेलोसिटी आएगा। इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम एकदम अच्छे से, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन जब आएगा। अभी थोड़ा सा फील ले लो, फील के लिए बता रहा हूँ डायरेक्ट डेफिनेशन लिखने में मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। समझ में आया तुम्हें, मैं किसका स्लोप ले रहा हूँ, किसी फाइनल पोजीशन से। ये क्या है, एक पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम का ग्राफ है, कोई ऑब्जेक्ट इस टाइम पे किस पोजीशन पे, इस टाइम पे किस पोजीशन पे, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है क्या है, ये फिर से बताऊं, किसी को डाउट। ये किसी टाइम पे उसकी पोजीशन कहाँ है वो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो जो इसका कॉर्ड का जो स्लोप है दैट गिव्स मी एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इस T2 को T1 के करीब लेके जाता हूं, बहुत पास, मतलब डेल्टा टी जो है ना उसको मैं छोटा कर दूं। पहले 1 सेकंड लिया था अगर, तो मैं डेल्टा टी ले लूँ 0.00001, फिर और छोटा कर दूं, तो ये जो कॉर्ड होगा ये पास मूव करना चालू करेगा। ये पहले यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, एक मोमेंट आएगा जब एक फाइनल अटेन कर लेगा, जब वो बहुत पास हो जाएंगे, फाइनल एक स्लोप की तरफ अटेन कर लेगा जब वो बहुत पास हो जाएंगे। और वो इंटरवल कितना छोटा है, एकदम इतना छोटा, कितना छोटा है, इन्फिनिटली स्मॉल, इतना छोटा मत बोल देना, इन्फिनिटली स्मॉल। तो जब मैंने इंटरवल को इन्फिनिटली स्मॉल कर दिया, उस मोमेंट, उस इंटरवल के लिए जो वेलोसिटी आती है, मैं उसको क्या बोल देता हूं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो मैं ये कह रहा हूं कि वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस is given by delta s by delta t, given that delta t is tending to 0, it is very small। तो क्या होगा, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, इंस्टेंटेनियस। लिमिट वर्ड सुना है, मैंने मैथ टूल्स में यूज किया था, नहीं याद आ रहा होगा तो कहाँ चला गया, कुछ नहीं, डेल्टा टी बस टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, तो ये डेल्टा एस बाई डेल्टा टी क्या रिप्रेजेंट करेगा, इंस्टेंटेनियस। मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए मुझे बस क्या करना है, टाइम इंटरवल को बहुत छोटा कर देना है। मैंने बोला कि अगर ये इससे नहीं समझ में आया तो अभी छोड़ सकते हो, ग्राफ बहुत डिटेल में आएगा, खतरनाक डिटेल में आएगा, तब समझ जाना। अभी बस इतना समझो कि जो v इंस्टेंट है इज डेल्टा एस बाई डेल्टा टी गिवन डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल टेंडिंग टू 0। मतलब अगर t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे कहाँ ऑब्जेक्ट है वो मैंने देख लिया, x देख लिया, उसकी पोजीशन कैलकुलेट कर ली, और t इज इक्वल टू 1 पॉइंट, खूब सारा जीरो लगा के फिर 1 ले लिया, और उस पर देख लिया x कहाँ है, और फिर ये x2 आया, x1 आया, तो x2 माइनस x1 अपॉन दिस 0.0000001। तुम सोचोगे ये बहुत छोटा है तो ये बहुत बड़ी वैल्यू आनी चाहिए, नहीं, ये भी बहुत छोटा हो जाता है, दोनों बहुत छोटे हो जाते हैं, टेंडिंग टू 0 अपॉन टेंडिंग टू 0, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ये सब बाद में पढ़ोगे, ठीक है। बस इतना समझ लो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को कैसे डिफाइन किया गया,
तो उसके इंटरवल को बहुत छोटा कर दिया गया, ठीक है। और ऐसे इंटरवल को जब छोटा करते हैं तो दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय ds बाई dt, ठीक है। ये पढ़ा है ना ये वाला? मैथ्स टूल्स नहीं किया खत्म? वो तो जरूरी था यार, मैथ्स टूल्स फॉर फिजिक्स के जो लेक्चर्स है ना वो कर लेने हैं। वैसे मैं डिफ्रेंसिएशन तो वापस कराऊंगा, बट उसमें एक स्ट्रेट लाइन वाला पार्ट है वो तो फिर तुम्हारा मिस हो जाएगा ना। y इक्वल टू mx प्लस सी समझ में आता है? वो कर लेना, 2 लेक्चर है एटलीस्ट, 2 कर लेना। तुमने मैथ्स टूल्स वाला किया था? okay. यहां तक समझ में आया? जब डेल्टा टी मैंने बहुत छोटा रखा तब ये नोटेशन तुम्हें समझ में नहीं आएगा, राइट? ठीक है, इसको साइड कर दो। अभी इतना समझो कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है दैट इज डिफाइंड बाय डेल्टा एस बाई डेल्टा टी व्हेन डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल, बस और कुछ नहीं। चलिए आगे। ऐसे ही एक एक्सेलरेशन करके फिजिकल क्वांटिटी होती है, ठीक है। एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज rate of change of velocity with respect to time. Rate of change of velocity with respect to time, ठीक है। इसमें भी 2 चीजें डिफाइंड होंगी फिर। एक होगा हमारा एवरेज एक्सेलरेशन, जहां रेट ऑफ चेंज की बात होती है 2 चीजें होती हैं, एक एवरेज चेंज और एक इंस्टेंटेनियस चेंज। समझ में आ रहा है? तो एवरेज एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन करोगे? तो डेल्टा v बाई डेल्टा टी। डेल्टा का मतलब होता है चेंज का मतलब होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, ठीक है। और एक होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये कैसे निकालते हैं? तो हम चेंज डेल्टा वी बाई डेल्टा टी कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में, क्या करूंगा मैं? डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। इसमें ना एक यहाँ पे एक वर्ड यूज करते हैं लिमिट, इससे घबराना नहीं है। इसका मतलब होता है कि जब डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, ऐसे खाली लिखने में खाली लग रहा था इसलिए मैंने लिमिट लगा दिया, ठीक है। समझो, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी में जब डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 हो, इसको बोलते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। बस ये रिप्रेजेंटेशन समझना है, ये होता क्या है नहीं, रिप्रेजेंटेशन समझना है, ठीक है। होता क्या है अलग से पढ़ा दूंगा। और जिनको याद है वो तो समझ में आ ही रहा होगा। हाँ, नहीं डबल क्यों करेंगे? अच्छा, डेल्टा एक्स, हाँ तेज हो रहे हो। यहां तक हो गया? चले आगे। अब टाइप ऑफ मोशन में पहला मोशन पढ़ते हैं हम, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन कोई डेफिनेशन बता सकता है? कौन बता सकता है? बोलो, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म मोशन? हाँ जी, यूनिफॉर्म मोशन, हाँ जी, गुड, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल टाइम। गुड शाबाश। when the object is traveling equal distance in equal distinct time intervals, इक्वल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब अलग। एक बार 0 से 2 सेकंड में देखा, एक बार 2 से 4 सेकंड में देखा, बार बार 0 से 2 सेकंड में नहीं देखेंगे।
ठीक है। तो अलग अलग टाइम इंटरवल, इक्वल टाइम इंटरवल्स में क्या होगा, वो सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। तो जब डिस्टेंस बाय टाइम इज कांस्टेंट, ऐसे मोशन की क्या प्रॉपर्टी होती है कि दैट स्पीड इज कांस्टेंट, या ऐसे लिखो वेलोसिटी इज कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या, एक्सेलरेशन इज जीरो, गुड। कांस्टेंट का मतलब है इट इज नॉट चेंजिंग, मैं ये पूछना चाह रहा था। एक्सेलरेशन इज जीरो, जीरो एक्सेलरेशन है, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट टाइप ऑफ मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है, जिसमें एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो बट एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। क्या, यस, एक्सेलरेशन सेम है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन चेंज नहीं कर रहा, वो क्या होगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। लिख लिया यहां तक। चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। यूनिफॉर्म मोशन के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा, यूनिफॉर्म मोशन के क्वेश्चन करने से पहले इसका फॉर्मूला पता होगा तुम्हें, बचपन में पढ़ते थे हम। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन दिखता कैसा है, एक ऑब्जेक्ट है जो ए से बी तक जाएगा, वन डायमेंशनल यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहा हूँ, वन डायमेंशन ही है, तो जा रहा है अंडर गोइंग विथ वेलोसिटी v, अंडर गोइंग अ डिस्प्लेसमेंट t एंड इन टाइम t। ठीक है, ए से बी जा रहा है विथ वेलोसिटी v एंड डिस्प्लेसमेंट s एंड टाइम t। ठीक है, तो इसमें दीज फिजिकल क्वांटिटीज आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। कैसे, तो v इज इक्वल टू एस बाई टी होता है, t इज इक्वल टू एस बाई वी एंड s इज इक्वल टू v इंटू टी। ये तीनों इंडिपेंडेंटली याद रहने चाहिए ताकि बार बार ना सोचना पड़े। बोले हम तो v इज इक्वल टू एस बाई टी याद कर लेंगे फिर ड्राइव कर लेंगे, इतना तेज नहीं बनना है। ठीक है, हो गया। Now let's do a question. चले आगे। A bird flies north with 10 meter per second for 20 seconds. It rests there for 5 seconds and then flies south with 15 meter per second for 10 seconds. फाइंड, अब इसमें दो अलग अलग टाइप ऑफ मोशन है, एक बार आगे जा रहा है और एक बार वापस आ रहा है। ठीक है, लिखो फटाफट। फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी।